क्या कभी सोचा है कि सुबह की पहली चाय बनाने से लेकर रात में बत्ती बंद करने तक हम असल में कर क्या रहे होते हैं? हम बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे होते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हमें ऊर्जा की इसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऊर्जा आखिर है क्या भला, ये कितने अलग अलग चेहरों में हमारे सामने आती है और सबसे जरूरी ये आती कहाँ से है। मकसद है इन वैज्ञानिक बातों को एकदम सरल और मजेदार बातचीत में समझना। बिल्कुल, और ये बातचीत सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी। हम देखेंगे कि कैसे कोयले और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता हमें सूरज और हवा जैसे नए रास्तों की तरफ धकेल रही है। हाँ। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी सभ्यता ऊर्जा के इस खेल पर कैसे टिकी हुई है। तो चलिए फिर सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये ऊर्जा है क्या? हम इसे महसूस तो हर पल करते हैं। खाना खाते हैं तो ताकत मिलती है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो चलती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ऊर्जा यानी काम करने की क्षमता। हाँ। और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे दो बड़े हिस्सों में बांटा है। दो बड़े हिस्सों में? हाँ। पहला है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कह सकते हैं छिपी हुई ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। छिपी हुई ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा है पर अभी दिख नहीं रही, जैसे एक खींचा हुआ रबर बैंड। हाँ। आपने उसे खींचकर उसमें ऊर्जा भर दी है। अच्छा। वो बस जाने के लिए तैयार है। अच्छा। या फिर किसी बांध के पीछे रोका गया लाखों टन पानी। हाँ। उस पानी में उस ऊंचाई की वजह से जबरदस्त ऊर्जा छिपी हुई है जो कुछ करने का इंतजार कर रही है। अच्छा, तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। और जब हम उस रबर बैंड को छोड़ देते हैं या बांध के गेट खोल देते हैं, हाँ। तब जो होता है वो दूसरा हिस्सा है। बिल्कुल, वही है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। या पानी तेजी से नीचे गिरता है तो वो छिपी हुई पोटेंशियल एनर्जी अब गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है। दुनिया में ऊर्जा का सारा खेल इन्हीं दो रूपों के बीच चलता रहता है। वाह, ये तो बहुत आसान तरीका है समझने का। तो फिर ये जो हम सुनते हैं केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब असल में इन्हीं दोनों के अलग-अलग प्रकार हैं। जैसे केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा, ओके। ये एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही है जो पेट्रोल, कोयले या हमारे भोजन के अणुओं के बीच के बॉन्ड्स में छिपी होती है। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। और न्यूक्लियर एनर्जी? वो भी छिपी हुई ऊर्जा हुई। हाँ। वो भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन ये अणुओं में नहीं बल्कि परमाणु के एकदम केंद्र में, उसके न्यूक्लियस में छिपी होती है। अच्छा। और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। फिर थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा है जो असल में अणुओं की गति उनकी काइनेटिक एनर्जी से पैदा होती है। कोई चीज जितनी गर्म होती है उसके अणु उतनी ही तेजी से कांप रहे होते हैं। और बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो तो हमारे लिए सबसे जरूरी है। वो भी गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है। ये इलेक्ट्रॉन्स नाम के बहुत छोटे कणों के बहाव से बनती है। तो अब देखिए, चाहे वो सूरज से आने वाली रोशनी हो जिसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, या फिर हमारी आवाज जो साउंड एनर्जी है, सब कुछ आखिर में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ही खेल है। ठीक है, तो अब ये साफ है कि ऊर्जा के कई रूप हैं। लेकिन जो बात मुझे हमेशा सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। हाँ, वो बस अपना रूप बदल लेती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं ना। हाँ, ये विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ये हमेशा से यहीं थी और हमेशा यहीं रहेगी, बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल लेती रहेगी। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण देखें तो, जैसे मान लीजिए मैंने टॉर्च जलाई, तो यहाँ क्या हो रहा है? बहुत अच्छा उदाहरण है। टॉर्च की बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी छिपी हुई है। ये हुई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जैसे ही आप बटन दबाते हैं, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, यानी तार में इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं। और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब तक पहुंचती है। और बल्ब उसे दो नई शक्लों में बदल देता है। एक तो प्रकाश ऊर्जा जिससे हमें रोशनी मिलती है, और दूसरा गर्मी यानी तापीय ऊर्जा। हाँ, ये तो महसूस किया है। जलता हुआ बल्ब गर्म हो जाता है। तो देखिए, ऊर्जा एक से दूसरे और फिर तीसरे रूप में बदल गई, खत्म नहीं हुई। लेकिन एक मिनट, इस बदलाव में सारी ऊर्जा हमारे काम की तो नहीं होती। जैसे आपने कहा कि बल्ब गर्म भी हो जाता है, वो गर्मी तो हमारे किसी काम की नहीं, वो तो बेकार चली गई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। ऊर्जा के हर बदलाव में उसकी कुछ मात्रा बेकार चली जाती है, अक्सर गर्मी के रूप में। भौतिकी और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस बर्बादी को कैसे कम किया जाए।
हमारे स्रोतों में बल्ब का जो उदाहरण है वो तो आंखें खोल देने वाला है। जो पुराने पीले वाले टंगस्टन बल्ब आते थे, हाँ, वो 90% बिजली को सिर्फ गर्मी पैदा करने में उड़ा देते थे। सिर्फ 10% से रोशनी मिलती थी। सोचिए, वो असल में एक छोटा हीटर था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी भी निकल जाती थी। सही कहा। और यहीं पर तकनीक का जादू दिखता है। उन बल्बों के बाद CFL बल्ब आए, जिन्होंने इस बर्बादी को घटाकर करीब 30% कर दिया। और आज के LED बल्ब, वो तो 95% बिजली को रोशनी में बदलते हैं और सिर्फ 5% गर्मी में बर्बाद करते हैं। मतलब रोशनी पैदा करने के काम में हम 10% से 95% की कुशलता पर पहुंच गए हैं। ये तो कमाल है ना? ये दिखाता है कि नई तकनीक का मकसद सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं, बल्कि ऊर्जा की बर्बादी को कम करना भी है। बिल्कुल। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को ज्यादा से ज्यादा कुशल बनाना ही असली तरक्की है। ठीक है, तो ऊर्जा हर जगह है और अपना रूप बदल रही है, जिससे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम ये सारी ऊर्जा ला कहाँ से रहे हैं। हमारे घरों में, गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में जो ऊर्जा लग रही है, उसका मेन स्विच कहाँ है? अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ का एनर्जी सीन एक ही खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमता है, कोयला। कोयला। हाँ, 2016 के आंकड़े बताते हैं कि हमारी 61% से ज्यादा बिजली कोयले को जलाकर ही पैदा होती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब को हम जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी ये उन जीवों के अंश से बने हैं जो करोड़ों साल पहले जिंदा थे। हाँ, करोड़ों साल पहले दबे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर जब बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ा, तो वो धीरे धीरे इन ईंधनों में बदल गए। इन्हें पारंपरिक स्रोत इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सदियों से इन्हीं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन इनकी कुछ दिक्कतें भी तो हैं। दो बड़ी दिक्कतें हैं। एक, ये सीमित है, यानी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, इनके जलने से बहुत प्रदूषण होता है। और इसीलिए अब पूरी दुनिया वैकल्पिक यानी नवीकरणीय स्रोतों की तरफ देख रही है। वो स्रोत जो खत्म नहीं होंगे और साफ सुथरे भी हैं। बिल्कुल। इनमें सबसे पहला और दिलचस्प उदाहरण है बायोगैस का। बायोगैस गोबर से बनती है ना? हाँ, गोबर खेती के कचरे और दूसरी जैविक चीजों से बनती है। एक बंद टैंक में जब ये सब चीजें बिना ऑक्सीजन के सड़ती हैं, तो मीथेन गैस बनती है, जो खाना पकाने के लिए एक बेहतरीन ईंधन है। ये तो ग्रामीण इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। बिल्कुल। और फिर वो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां हैं जो मीलों दूर से दिखती हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि वो इतनी धीरे धीरे घूमती हैं, उससे शहर के शहर रोशन करने लायक बिजली कैसे बन जाती है? ये सवाल बहुत अच्छा है। उनका धीरे घूमना असल में एक धोखा है। अच्छा। उन बड़े बड़े ब्लेड्स में हवा की वजह से बहुत ज्यादा ताकत यानी टॉर्क होता है। पवन चक्की के अंदर एक गियर बॉक्स लगा होता है। ओके, जो उस धीमी रफ्तार को कई 100 गुना तेज रफ्तार में बदल देता है, और वही तेज रफ्तार जनरेटर को घुमाकर बिजली पैदा करती है। अरे वाह! ये असल में ताकत को रफ्तार में बदलने का एक क्लासिक इंजीनियरिंग उदाहरण है। और इन सबसे ऊपर है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो आसमान में है, हमारा सूरज। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला, सीधा सीधा उसकी गर्मी का इस्तेमाल करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोलर कुकर। हाँ, ये मैंने देखा है। एक बक्सा होता है जिसके ऊपर शीशा लगा होता है। उसकी बनावट बहुत चालाकी से की गई है। बक्से को अंदर से काला रंगा जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी सोखे। ऊपर कांच का ढक्कन एक ग्रीन हाउस जैसा असर पैदा करता है। गर्मी अंदर तो आती है पर बाहर नहीं जा पाती। और एक आईना भी होता है ना? हाँ, और एक आईना लगा होता है जो और भी ज्यादा धूप को बक्से पर फेंकता है। तो ये एक तरह से धूप को फंसाने वाला जाल है, बिना गैस या बिजली के खाना पकाने के लिए। ये तो बहुत ही सरल और शानदार तकनीक है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदलना। बिजली में? हाँ, ये काम करते हैं सोलर सेल, जो सिलिकॉन जैसी चीजों से बने होते हैं। जब उन पर धूप पड़ती है तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं और बस बिजली पैदा हो जाती है। ये तो कैलकुलेटर और घड़ियों में देखा है, पर अब तो घरों की छतों पर बड़े बड़े पैनल लगते हैं। लेकिन ये अभी भी बहुत महंगे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इन सेल्स को बनाने के लिए बहुत ही खास किस्म के और बहुत शुद्ध सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है, जो काफी महंगा आता है, और इन्हें बनाने की प्रक्रिया भी जटिल है। अच्छा। इसलिए इनकी शुरुआती लागत ज्यादा होती है, हालांकि लंबे समय में ये फायदेमंद साबित होते हैं। ऊर्जा के स्रोतों में समुद्र का भी जिक्र है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सच में मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत हैं।
ज्वार भाटे से बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने पड़ते हैं। लहरों की ताकत का इस्तेमाल करने वाले उपकरण बनाना मुश्किल है, क्योंकि समुद्र का वातावरण बहुत कठोर होता है। खारा पानी और तूफान सब कुछ खराब कर देते हैं। ये तकनीकें हैं, पर अभी बहुत शुरुआती दौर में हैं। और अब आते हैं एक ऐसे स्रोत पर जो ताकतवर भी है और जिस पर बहस भी बहुत होती है, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ, ये ऊर्जा परमाणु के दिल यानी उसके न्यूक्लियस से निकलती है। इसके दो तरीके हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। फिशन यानी तोड़ना। इसमें हम यूरेनियम जैसे किसी भारी परमाणु को तोड़ते हैं ना? एकदम सही। जब एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराया जाता है तो वो न्यूक्लियस दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है। बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। दुनिया भर के परमाणु बिजली घर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन इसमें तो खतरा भी है। जो परमाणु कचरा निकलता है उसका क्या? हाँ, जैसा आपने कहा, इस पर बहस होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से जो परमाणु कचरा निकलता है वो हजारों साल तक खतरनाक बना रहता है। उसे संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा तरीका है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ये तोड़ने का ठीक उल्टा हुआ, यानी जोड़ना। हाँ, इसमें हाइड्रोजन जैसे दो हल्के परमाणुओं को जबरदस्त गर्मी और दबाव में आपस में जोड़ा जाता है, जिससे एक भारी परमाणु बनता है। और इस प्रक्रिया में तोड़ने से भी कहीं ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक मिनट, ये तो वही प्रक्रिया है जिससे सूरज और तारों को ऊर्जा मिलती है ना? बिल्कुल। क्या हम धरती पर एक छोटा सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसे बिल्कुल ऐसा ही समझ सकते हैं। ये ऊर्जा का सबसे साफ और सबसे शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। तो फिर हम ये करते क्यों नहीं? क्योंकि इससे लगभग कोई रेडियोधर्मी कचरा भी नहीं बनता। चुनौती यह है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, सूरज के केंद्र से भी ज्यादा गर्म। ओहो। इतने तापमान को धरती पर बनाना और उसे किसी चीज में काबू में रखना, ये आज भी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो आज हमने ऊर्जा के पूरे सफर को देखा। वो क्या है, कैसे अपना रूप बदलती है और कहां-कहां से हमें मिलती है। एक बात तो साफ है कि ऊर्जा के बिना हमारा जीवन एक पल भी नहीं चल सकता। और ये भी साफ है कि हम अभी भी कोयले जैसे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हाँ, जबकि भविष्य के रास्ते साफ हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और शायद एक दिन न्यूक्लियर फ्यूजन। छत्तीसगढ़ की क्रेडा जैसी संस्थाएं इसी दिशा में काम कर रही हैं ताकि नए स्रोतों को बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ये सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों का काम नहीं है। हमारे स्रोत कुछ बहुत सरल उपाय सुझाते हैं, जैसे छोटी दूरी के लिए साइकिल चलाना या खाना पकाने के लिए सोलर कुकर का इस्तेमाल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि एक बल्ब बदलने से ऊर्जा की कितनी बचत हो सकती है। जरा सोचिए, अगर हम में से हर कोई अपनी ऊर्जा इस्तेमाल करने की सिर्फ एक आदत बदल दे, तो हम सब मिलकर हमारे आने वाले कल की ऊर्जा की तस्वीर को कितना बदल सकते हैं।